परी लोक में सुमन और काजल नाम की दो परियां थी। दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी। एक दिन वे दोनों परियां घूमने के इरादे से धरती पर आई हुई थी। उसे एक लड़की काव्या नजर आती है जो वहीं पास में ही एक ठेला गाड़ी में छोले भटूरे बेच रही थी। वे दोनों छोले भटूरे खाती है जिसका स्वाद उन्हें बहुत पसंद आता है। अरे वाह लड़की, ये छोले भटूरे तो तुमने बड़े कमाल के बनाए हैं, तुम्हें तो इनाम मिलना चाहिए। और सुमन परी उसे सोने के कुछ सिक्के इनाम के तौर पर देती है। सोने के सिक्के देखकर काव्या बहुत खुश होती है। शुक्रिया, ये खास रेसिपी मैंने अपनी माँ से सीखी है। वे और भी बहुत मजेदार खाना बनाती हैं। आप चाहे तो मेरी माँ से मिल सकती हैं। हाँ हाँ जरूर, हम जरूर मिलना चाहेंगी। काव्या दोनों परियों को अपने घर ले आती है और अपनी माँ रजनी से मिलवाती है। रजनी दोनों परियों के लिए बहुत ही मजेदार डिश बनाती है जिसे खाने के बाद दोनों परियां बहुत ही खुश हो जाती हैं। आप लोगों के स्वादिष्ट खाने ने हमारा दिल जीत लिया, इसलिए इनाम के तौर पर मैं आपको ये जादुई लहंगा दे रही हूँ। जब भी आपको किसी मदद की जरूरत हो, आप जादुई लहंगे से कहिए, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। और वे परियां उन्हें जादुई लहंगा देकर चली जाती हैं। काव्या लहंगे को देखते हुए बोली, काश मेरे पास ढेर सारे पैसे होते तो मैं खाने के स्टॉल की जगह एक बहुत ही सुंदर और बड़ा रेस्टोरेंट शुरू करती। तभी लहंगा कहने लगा, मैं आपकी ये ख्वाहिश पूरे किए देती हूँ। और लहंगे का इतना कहना था कि वहाँ रुपयों की ढेर सारी गड्डियाँ आ जाती हैं, जिन्हें देखकर काव्या और उसकी माँ की हैरानी की कोई सीमा नहीं रहती। बेटी, ये तो चमत्कार हो गया। मैंने ऐसा होते अब तक सिर्फ फिल्मों में देखा या किताबों में पढ़ा है। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा। काव्या वो रुपए लेती है और कुछ ही दिनों में उसका एक बड़ा रेस्टोरेंट हो जाता है। अब तो जैसे काव्या के पैर जमीन पर नहीं थे, वो बहुत तेजी से तरक्की की सीढ़ियां चढ़ती चली जा रही थी और उसके अंदर बहुत घमंड भी आ गया था। दोस्तों के बीच वो अपनी अमीरी की नुमाइश करना शुरू कर देती है। उसके दोस्त अब उससे बात करने की बजाय उससे कन्नी काटना शुरू कर देते हैं। ये सब देखकर काव्या झल्ला कर कहती है, सब मेरी कामयाबी से जलते हैं। सबको एक न एक दिन अच्छे से मजा चखाऊंगी। एक दिन काव्या किसी ब्यूटी पार्लर में अपना मेकअप करवा रही थी कि तभी उसके पास उसकी माँ का फोन आता है। बेटी जल्दी घर आ, बहुत अर्जेंट है। बात क्या है माँ? काव्या घबरा गई। बेटी अब मैं क्या बताऊं, वो जादुई लहंगा चोरी हो गया। काव्या को जैसे सांप सूंघ गया। वो हैरानी परेशानी में जल्दी जल्दी घर पहुंची। क्या हुआ है माँ? जादुई लहंगा कैसे चोरी हो गया? आप क्या कर रही थी? आपने चोर को देखा क्या? एक ही सांस में काव्या ने ढेर सारे सवाल पूछ डाले। रजनी को खुद ही कुछ नहीं मालूम था, क्या बताती। बेटी मुझे कुछ पता नहीं कब कैसे हुआ। आई तो देखा कि लहंगा गायब है। तो मम्मी पुलिस में कंप्लेन कीजिए। कोई फायदा नहीं, वो कहेंगे साधारण लहंगे के लिए आप पुलिस कंप्लेन करने आई हैं। उनसे ये तो नहीं बता सकते ना कि वो एक जादुई लहंगा था। अब क्या होगा? अब हम कहाँ तलाश करेंगे लहंगे को? तभी वहाँ दोनों परियां आ गई। वो जादुई लहंगा कोई और नहीं, जादुई चुड़ैल चुरा कर ले गई है। जादूगर चुड़ैल ऐसा नहीं कर पाती, मगर तुम लोगों ने जिस तरह से लालच में आकर लहंगे का गलत इस्तेमाल किया, उसकी वजह से लहंगे का जादू कमजोर हो गया और चुड़ैल इसी मौके की तलाश में थी। अब दोनों माँ बेटी को पछतावा हो रहा था। परियों, गलती मेरी ही है। मैं पैसों के लालच में अंधी हो गई थी और मुझ में बहुत घमंड भी आ गया था, लेकिन अब मुझे पछतावा हो रहा है। बस किसी तरह से वो लहंगा मेरे हाथ लग जाए तो मैं उससे भी माफी मांग लूंगी। दोनों परियों ने लहंगा और जादुई चुड़ैल का पता बता दिया। काव्या और उसकी माँ दोनों उस जगह पर पहुंचे जहाँ का पता परियों ने बताया था। वो काफी खतरनाक सी दिखने वाली जगह थी। तभी चुड़ैल उड़ते हुए उनके पास आई।
मान गई तुम लोगों की दिलेरी, आखिर यहाँ तक आ ही गए। जैसे तुम लोग उस लहंगे के जरिए धनवान हो रहे थे, मैं उसके जरिए और ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगी। ऐसी चुड़ैल बनूंगी जिसे कोई मार न सके और ना हरा सके। वो लहंगा तुम्हें तो क्या, किसी को नहीं मिलने वाला। जिंदा रहना चाहती हो तो तुम दोनों चुपचाप यहाँ से चली जाओ। शुक्र मनाओ कि आज मेरा जन्मदिन है, आज मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। काव्या ने हिम्मत कर उसके ऊपर परियों के दिए हुए जादू से हमला किया। वो चुड़ैल दर्द से चीखने लगी। तभी वहां लहंगा आ गया। वो बोला, इसके पेट पर वार करो, इसकी जान इसकी नाभि में है। काव्या ने उसकी नाभि पर वार किया। उसके ऐसा करते ही चुड़ैल आग की लपटों में घिर गई और देखते ही देखते जलकर राख हो गई। वो दोनों माँ बेटी लहंगे को अपने साथ लेकर घर पर आ गए। वे दोनों परियां भी वहां आ गई। परियां जी, ये लहंगा आप लोग अपने साथ ले जाइए। अब मैं अपनी मेहनत और लगन से एक बड़ा बिजनेस खड़ा करूंगी। अब मुझे किसी जादुई लहंगे की जरूरत नहीं है। शाबाश। दोनों परियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और लहंगे के साथ परी लोक की ओर उड़ गई। एक गांव में नैना और निशा नाम की दो बहनें रहा करती थीं। नैना बहुत ही सुंदर थी, लेकिन वे थी बड़ी डरपोक और कामचोर। उसे घर के काम करना जरा भी ना सुहाता और उसका ज्यादातर वक्त सजने संवरने में गुजरता। जबकि निशा का रंग सांवला था। दिखने में वे अच्छी नहीं थी, मगर वे बहुत ही खुश मिजाज और लोगों से घुल मिलकर रहती थी। उसे घर के कामों में बड़ा मन लगता था और खाना भी वे बहुत अच्छा बनाती थी। लेकिन अपने रूप के कारण निशा को अक्सर लोगों के ताने सुनने को मिलते, लेकिन वे चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर लेती थी और खुद को घर के कामों में व्यस्त रखती थी। एक बार की बात है, मिसेस शर्मा के घर पे पार्टी थी। मुंडन का प्रोग्राम था। नैना और निशा को भी बुलाया गया था। दोनों बहनें वहां गईं। नैना दोस्तों को अपने पर्स और कपड़े दिखा रही थी। तभी एक महिला ने ताने कसते हुए निशा से कहा, ये कौन काली कलोटी पार्टी में आ गई है? इसका रूप तो देखो, भगवान ने बड़ी ही फुर्सत से बनाया है। काला कचकच, अरे इसे तो किसी काजल की भी जरूरत नहीं पड़ती होगी नजर से बचने के लिए। वे रूप ही तो ऐसा है। ये सुनकर दूसरी महिलाएं जोर जोर से हंसने लगती हैं। निशा को उसकी बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। निशा का मन बहुत रो रहा था, मगर वे चुपचाप ताने सुनती रही और कुछ ना बोली। घर आई तो अपने कमरे में जाकर देर तक रोती रही। दीपावली का पर्व करीब आ रहा था। नैना अपनी बहन से बोली, दीदी इस बार दीपावली की पूरी शॉपिंग मैं करूंगी। मैं करूंगी का क्या मतलब? हर साल तू ही तो करती है। याद है पिछले साल मेरे लिए तूने ही शरारा लेकर दिया था। इतना टाइट था कि मैं एक बार भी नहीं पहन पाई। आज भी अलमारी में वैसे का वैसे पड़ा है। अच्छा दीदी, उस बात को तो अब रहने ही दो। इस बार मैं आपके लिए लहंगा लेकर आऊंगी। मैं अपने लिए भी लहंगा ही लेकर आने वाली हूँ। मुझे बहुत शौक है कि खूबसूरत लहंगा पहनने का। बस आप घर के काम निपटाओ और शॉपिंग मुझ पर छोड़ दो। अगले दिन नैना बाजार जाती है और दो खूबसूरत लहंगे लेकर आती है। जैसे ही वो लहंगे पहनने के लिए उठाती है, लहंगे में से आवाज आती है, सुनो नैना और निशा, हम दोनों जादुई लहंगे हैं। हम परी लोक में रहते हैं। एक बदमाश जादूगर ने हमारे अंदर का जादू निकाल कर अपने अंदर डाल लिया और लहंगे को बाजार में एक दुकान पर बेचकर चला गया। उस जादू के बिना हम कुछ नहीं कर पा रहे और ना ही हम अपने घर परी लोक जा पा रहे हैं। अगर तुम दोनों हमारी मदद करो और उस जादूगर से हमारा जादू हमें वापस दिलवा दो, तो हम तुम्हें तोहफे में कुछ ऐसा देंगे जो तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। जादुई लहंगे की बात सुनकर दोनों बहनें सोच में पड़ जाती हैं। वे जादूगर हमें कहाँ मिलेगा? इस गांव से थोड़ी दूरी पर एक मंदिर है। मंदिर के पास ही एक गुफा है। वे दुष्ट जादूगर हर अमावस्या की रात उस गुफा में आकर अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए तंत्र मंत्र करता है। उसी समय तुम दोनों उसे मारकर जादू छीन सकते हो। कल अमावस्या की रात है। वे जादूगर वहाँ जरूर आएगा। नैना अपनी बहन से कहती है, दीदी ये तो मुझे बहुत ही झमेले वाला काम लगता है। इस जादुई लहंगे की बातों में आकर हम जादूगर से पंगा मोल नहीं ले सकते।
क्या पता हमें लेने के देने पड़ जाए। नैना, हमें इन मासूम लहंगा परियों की मदद करनी चाहिए। अगर इनका जादू इन्हें वापस मिल जाए तो ये अपने गांव वापस लौट पाएंगी। सोचो कितना बड़ा पुण्य का काम होगा। हमें एक कोशिश तो करनी ही चाहिए। और फिर वे दोनों बहनें गुफा में जाने का इरादा करती हैं। निशा और नैना, गुफा में जाने से पहले तुम दोनों काले रंग के सैंडल पहन लो, जादुई लहंगा कहता है। जादूगर अगर तुम दोनों पे वार करता है तो तुम केवल काले सैंडल से ही अपना बचाव कर सकती हो। काले सैंडल पर उसका कोई वार काम नहीं करता। दोनों बहनें काले सैंडल पहनकर गुफा में पहुंच जाती हैं, जहां वे जादूगर तंत्र मंत्र में लीन था। दुष्ट जादूगर, तूने जादुई लहंगा वाली परियों का जादू उनसे छीन लिया है। अब तेरी भलाई इसी में है कि उसका जादू उसे लौटा दे। निशा की ये बात कहते ही जादूगर जोर जोर से हंसने लगता है। मूर्ख लड़कियों, शायद तुमने ये अंदाजा नहीं है कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ, वरना तुम यहाँ आने की जुर्रत कभी न कर पाती। यहाँ आकर तुम दोनों ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी है। सोचो, अगर मैं जादुई परियों का ऐसा हाल कर सकता हूँ तो तुम लोगों का क्या हाल करूँगा। तुम दोनों तो बस मामूली सी लड़कियां ही तो हो। और वे जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। बस उसी ही पल जब उसका ध्यान हंसने की तरफ था, निशा अपने काले सैंडल से उसके सीने पर जोरदार वार करती है और वे आग में गिर पड़ता है। नैना भी हिम्मत जुटाकर उसे मारना शुरू कर देती है, मगर इसी दौरान जादूगर अपने जादू से दोनों बहनों को एक जाल में कैद कर लेता है। जादूगर काफी हद तक आग में झुलस चुका था। नादान लड़कियां, अब तुम दोनों हमेशा के लिए यहीं पर रहोगी, भूख से तड़प तड़प कर मरोगी। मैं जा रहा हूँ, मेरी शक्तियाँ अब खत्म हो चुकी हैं। पहले मैं खुद को ठीक कर लूँ, उसके बाद मैं तुम दोनों को भी देख लूंगा। तभी वे दोनों जादुई लहंगे वहाँ पहुँच गए। निशा और नैना, फिक्र मत करो, हम आ गए हैं। तुमने इस जादूगर की शक्तियाँ खत्म करके हमारा काम बहुत आसान कर दिया है। और ये कहकर उसने दोनों को जाल से आजाद कर दिया। फिर एक लहंगा बोली, अब जल्दी से जाओ और जादूगर को भागने से रोको। तुम अब जैसे ही उसके सर पर वार करोगी, उसकी मौत हो जाएगी और उसके अंदर से जादू निकलकर हमारे अंदर आ जाएगा। अब दोनों बहनें तेजी से जादूगर के पास पहुंचती हैं और डंडे से उसके सर पर वार करती हैं। उसी समय जादूगर तड़प कर जमीन पर गिर जाता है और इसकी मौत हो जाती है और उसके अंदर का जादू निकलकर जादुई लहंगे के अंदर समा जाता है। अगले पल जादुई लहंगा दो खूबसूरत परियां बन जाती हैं। तुम दोनों ने जिस बहादुरी से जादूगर का अंत किया, वाकई काबिले तारीफ है। अब हम दोनों अपने घर जा सकती हैं। घर जाने से पहले वादे के मुताबिक मैं तुम दोनों को एक तोहफा देना चाहती हूँ। और ये कहकर दोनों परियां उन दोनों बहनों को एक एक जादुई लहंगा देती हैं। अब ये लहंगा तुम दोनों की हर ख्वाहिश पूरी करेगा। लहंगा परियां उन दोनों बहनों को अपने जादू से बहुत ही सुंदर बना देती हैं और फिर अपने घर के लिए उड़ जाती हैं। नैना और निशा उन जादुई लहंगे को लेकर अपने घर आ जाती हैं और उनकी हर परेशानी का अंत हो जाता है और वे खुशी खुशी रहने लगती हैं। किसी जमाने में सोनापुर नाम के शहर में तारा अपने माता पिता के साथ रहती थी। वो पढ़ने में बहुत तेज थी और आईएएस अफसर बनना चाहती थी, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब वो स्कूल गई हुई थी, उसके घर में भयानक आग लग गई और उसके माता पिता दोनों ही इस हादसे में मारे गए। तारा के सर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। वो एक झटके में ही अनाथ हो गई और अब उसके सामने पहाड़ जैसी जिंदगी थी। ऐसे समय में उसकी बुआ धन्नो ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, बेटी तारा, होनी को कौन टाल सकता है, मगर मेरी बच्ची, तू अपने आप को अकेला मत समझना। तेरी बुआ अभी जिंदा है। बेटी, आज से तू मेरे पास रहेगी, तुझे कोई परेशानी नहीं होने दूंगी मैं। और तारा अपनी बुआ धन्नो के घर आ गई। उसकी बुआ अपने पति प्रेम प्रकाश और दो बेटियों मीना और पूनम के साथ रहती थी। शुरू के कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, मगर उसके बाद उसकी बुआ ने तारा के साथ नौकरों से भी बदतर व्यवहार करना शुरू कर दिया। बुआ की बेटियां मीना और पूनम भी तारा को ताने दिया करती थी। अरे ढंग से काम कर ले, तेरे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं, जल्दी जल्दी हाथ चला महारानी जी। पूनम के ताने तारा को बहुत चुभते। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर उसके दर्द की परवाह भला कौन करने वाला था।
एक दिन की बात है। मीना अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगी, मम्मी यहाँ आओ, जल्दी देखो, इस बदतमीज लड़की ने क्या किया। धन्नो दौड़ कर आई। अरे क्या किया इसने? माँ, मेरे पर्स से पैसे गायब हैं, जो आपने पिछले दिन स्कूल की फीस भरने के लिए मुझे दिए थे। जरूर इसी लड़की ने चुराए हैं, इसके पास ही होंगे, आप तलाशी लीजिए इसकी। बुआ जी, मैंने कोई चोरी नहीं की है, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। ये कहकर तारा फपक कर रोने लगी। मम्मी, ये सब इसकी चाल है, ये विक्टिम कार्ड खेल रही है, खुद को सच्चा साबित करने के लिए और झूठा नाटक कर रही है। आप इसके बैग की तलाशी लीजिए। धन्नो ने जब तारा के बैग की तलाशी ली तो उसमें से 100 रुपए निकले। देखा मम्मी, मैंने कहा था ना, ये चोरी इसी ने की है। इससे पूछिए बाकी के 4,900 रुपए कहाँ हैं? बुआ जी, मुझे कुछ नहीं पता, ये रुपए भी मेरे बैग में कैसे आए मैं नहीं जानती, मैंने कोई चोरी नहीं की है। बुआ धन्नो ने उसे बहुत मारा और कमरे में बंद कर दिया। उधर मीना और पूनम तारा की बेबसी पर हंस रहे थे। दोनों ने प्लान के मुताबिक पैसे एक दूसरे से बांट लिए और माँ से झूठ कहा कि स्कूल की फीस के पैसे तारा ने चुराए हैं, ताकि माँ से दोबारा पैसे लेकर अपने दोस्तों के साथ उसे खर्च कर सके। तारा देर रात तक रोती रही। फिर उसने घर से निकल जाने का फैसला कर लिया और वो आधी रात को ही घर से बाहर निकल आई। उसे कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ जाएगी, क्या करेगी। उसने एक पुराने से दिखने वाले टूटे फूटे घर में आश्रय लिया। वो एक जादूगर का ठिकाना था। जादूगर ने उसे अपने पास अपनी बेटी बनाकर रखा। बेटी, तुम जितने दिन चाहो यहाँ रह सकती हो, मैं तुम्हारे लिए खाने पीने का इंतजाम करता हूँ। तारा जादूगर के पास ही रहने लगी। धीरे धीरे उसने भी जादू सीख लिया और जादूगर के साथ ही तमाशा दिखाने के लिए जाने लगी। एक दिन की बात है, वो जादू का खेल दिखा रही थी। तभी उसके सामने रानी परी आ गई। लड़की सुनो, मैं रानी परी हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अगर तुम मेरी मदद करती हो तो मैं तुम्हें बहुत सारा इनाम दूंगी। तारा हैरानी से बोली, हाँ हाँ बताइए, क्या मदद करनी है? मेरी एक बेटी है जहान। एक बार वो धरती पर आई थी और उसने जादू का खेल देखा था। उसके बाद ही वो बीमार पड़ गई। हमारे शाही वैद्य ने कहा कि जहान फिर से उसी तरह का जादू का खेल देख ले तो वो ठीक हो सकती है। हम जहान को यहाँ नहीं ला सकते, उसकी तबीयत और भी खराब हो सकती है। तुम्हें ही परी लोग जाकर उसे खेल दिखाना होगा। रानी परी की बात सुनकर तारा तुरंत परी लोग जाने के लिए तैयार हो गई। वो रानी परी के साथ ही परी लोग आ गई। उसने जहान के सामने बहुत सुंदर सुंदर खेल का प्रदर्शन किया। जहान बहुत खुश हो गई और वो अच्छी होकर उठकर बैठ गई। ये सब देखकर रानी परी और वैद्य की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वाह बेटी, तुम्हारे खेल ने ऐसा जादू किया कि जहान ठीक हो गई। वादे के मुताबिक मैं इनाम के तौर पर ये 2 जादुई सोने चांदी की लिपस्टिक दे रही हूँ। इसकी मदद से जब तुम लिपस्टिक अपने होठों पर लगाओगी, तुम्हें सोने के सिक्के मिलेंगे। कभी कोई दुश्मन तुम्हारा नुकसान पहुँचाना चाहे तो चांदी वाली लिपस्टिक को अपने होठों पर लगाना, दुश्मन तुमसे दूर हो जाएगा। तारा वो दोनों लिपस्टिक लेकर वापस धरती पर आ गई। अचानक एक दिन उसके बुआ धन्नो ने उसे देख लिया। अरे मेरी बच्ची, मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम मिल गई। पुरानी बातों को भूल जा, चल घर चल, तेरे बिना घर बहुत सूना सूना हो गया है। और इस तरह से चिकनी चुपड़ी बातें करके धन्नो उसे अपने घर ले आई। माँ, इस चुड़ैल को वापस घर क्यों ले आए? अरे धीरे बोल, वरना वो सुन लेगी। बेटी, इतनी बेवकूफ तो मैं हूँ नहीं कि इस अनाथ को मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए घर लाऊंगी। इसे तो घर में नौकर बनाने के लिए लाई हूँ। तुझे पता है ना, काम करने वाली कितने नखरे करती है। आज से काम वाली की छुट्टी। अब तारा बनेगी हमारी काम वाली, और वो भी बिना तनख्वाह के। और ये कहकर दोनों माँ बेटी हंसने लगी। तारा छुपकर उन दोनों की बातें सुन रही थी, मगर वो कुछ न बोली।
उसने माँ बेटियों को मजा चखाने का फैसला कर लिया। अगले दिन उसने जादुई लिपस्टिक की मदद से ढेर सारा सोना बना लिया। उसके पास सोने के सिक्के देखकर माँ बेटी हैरान रह गई। अरे बेटी, इतना सारा सोना कहाँ से, कैसे आया बेटी, बता ना, कोई जादू है क्या? हाँ बुआ जी, ये जादू है। चांदी वाली लिपस्टिक लगाने से ये जादू होगा। और उसने बुआ को चांदी वाली लिपस्टिक दे दी। और जैसे ही धन्नो और उसके दोनों बेटियों ने वो चांदी वाली लिपस्टिक अपने होठों पर लगाई, ऐसा जादू हुआ कि वे सब एक दूसरे को तमाचे मारने लगे। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? अरे कोई रोको हम लोगों को। तारा बेटी, रोक हमें। हम क्यों एक दूसरे को मार रहे हैं? अरे रोको बेटी, कुछ करो, हमें रोको। तीनों माँ बेटियों को एक दूसरे को चाटा मारते देख तारा जोर जोर से हंसने लगी। उसे बहुत मजा आ रहा था। धन्नो रहम की भीख मांगने लगी। उनकी दोनों बेटियां भी गिड़गिड़ाने लगी। तारा, हमें माफ कर दो, तू हमारी अच्छी बहन है ना, माफ कर दे प्लीज। तारा को दया आ गई और उसने उन तीनों को माफ कर दिया। तारा उसी दिन बुआ का घर छोड़कर अपने माता पिता वाले घर में आ गई। अब उसके पास हुनर भी था और जादुई लिपस्टिक भी। वो मन लगाकर पढ़ने लगी और फिर उसने अपनी मेहनत और लगन से यूपीएससी का इम्तिहान पास कर लिया और आई